हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर सॉलिड स्टेट में 12th का सॉलिड स्टेट में एक नया लेक्चर लेकर के आए बाबू। आज हम लोग देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में, मतलब के बीच कितना संख्या है। अगर क्लोज पैकिंग है, निबिड़ संकुलन है, तो इन दोनों का संख्या कितना होगा। यानी कि चतुष्फलकीय का चतुष्फलकीय का संख्या कितना होगा और अष्टफलकीय का संख्या कितना होगा। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितना होगा, इनकी रिक्तियां की संख्या की बात करना है। अगर चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या और अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितना है, तो ये निर्भर करता है परमाणु की संख्या, एटम की संख्या पर। अगर परमाणु एटम की संख्या n है, तो पिछले लेक्चर में देखेंगे आप कि अगर n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 2n हो जाएगा। अगर अष्टफलकीय रिक्तियां है तो अष्टफलकीय रिक्तियां है तो क्या हो जाएगा बाबू, तो उसका n हो जाएगा। जितना नहीं परमाणु की संख्या, जितना एटम की संख्या होगा, उतना अष्टफलकीय रिक्तियां, और उसका दोगुना होता है चतुष्फलकीय रिक्तियां। लेकिन आज हम लोग कुछ मुख्य चीज बात करने वाले हैं। देखिए, मुख्य चीज क्या बात करने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ZnH का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CaCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CaCl2 का, CgM क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब हम लोग बात करेंगे आज। आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर की बात करेंगे। थोड़ा सा आप देखें पहले, लेकिन इस सब से जानने से पहले अगर हम तो कुछ जान जाए, कुछ नोट पॉइंट। बाबू, आप इनर्ट गैस का नाम सुने हो? इनर्ट गैस, ठीक है ना। इनर्ट गैस जो क्या होगा, CCP स्ट्रक्चर होगा, है CCP स्ट्रक्चर। चाहे इनर्ट गैस क्रिस्टलाइजेज इन CCP except helium, which have HCP. आपको बता दे कि जो भी इनर्ट गैस होगा, अक्रिय गैस जो होगा, अक्रिय गैस जो होगा CCP में क्रिस्टलीकृत होगा। CCP में क्रिस्टलीकृत होगा, CCP में क्रिस्टलीकृत होता है। क्रिस्टलीकृत होता है। एक अपवाद है, हीलियम, जो HCP में क्रिस्टलीकृत होता है। जो किस में होता है? HCP में, याद रखेंगे, ठीक है ना। अक्रिय गैस का CCP में क्रिस्टलीकृत होता है, एक छोड़ दिया जाए, कौन? तो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का CCP में क्रिस्टलाइज होता है। उसी तरीके से आप मेटल की बात करें, देखो मेटल यानी धातु की बात करें, धातु की बात करें, जैसे बेरिलियम, Mg, कैडमियम, जिंक, ये मोलिब्डेनम, याद रखेंगे। इन लोग HCP में क्रिस्टलाइजेस होगा। लेकिन अगर आप बोला जाए अल्युमिनियम,
अल्युमिनियम, अल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन, यहां कोबाल्ट भी HCP में क्रिस्टलाइजेशन होगा। गोल्ड, आयरन, निकेल, PT, AG, ये सारे के सारे CCP में क्रिस्टलाइजेशन होंगे। याद रखेंगे, ये सब जो होगा वो CCP में क्रिस्टलाइजेशन होगा। अगला है मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड। जैसे मोलिकुलर सॉलिड की बात करेगा, तो मोलिकुलर सॉलिड में बात करें आप, मोलिकुलर सॉलिड में बात करें आप, जैसे सॉलिड H2, अगर H2 गैस, तो वास्तव में ये क्या होगा, गैस होगा, सॉलिड। लेकिन अगर उसको सॉलिडिफाई कर दिया जाए, तो सॉलिडिफाई अगर करते हैं इसको, सॉलिड H2 का, वो HCP स्ट्रक्चर होगा। लेकिन आप एक ठोस H2 का HCP स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर ये सॉलिड ठोस यानी आणविक ठोस, आणविक ठोस, तो इसमें सॉलिड CH4, याद रखेंगे, H2S, इन लोग का CCP स्ट्रक्चर होगा। तो ये सबको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पूछा जा सकता है आप लोग से। इसके बाद हम लोग बात करें, आज हम लोग बात करने वाले हैं आयनिक सॉलिड का। तो आयनिक सॉलिड, थोड़ा सा आयनिक सॉलिड की बात करें, तो आयनिक सॉलिड में बाबू यहां पे दिमाग लगाना है आप लोग को कि आयनिक सॉलिड में दो चीज होता है। इसका कंस्टिट्यूएंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एनायन और केटायन, यानी घटक कण धनायन होगा तथा ऋणायन। अगर आयनिक सॉलिड है तो उसमें दो घटक कण होगा, एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। यहां पे बात करने वाली बात है कि धनायन होगा और ऋणायन होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है बाबू, आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि अगर धनायन और ऋणायन है तो जो यहां पे दो चीज है, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। आप यहां पे थोड़ा सा देखो, ये क्लोज पैकिंग, ये क्लोज पैकिंग, ये क्लोज पैकिंग, ये क्लोज पैकिंग है, यानी
निविड़ संकुलन। ये निविड़ संकुलन है। और ये क्या हो गया, रिक्तियां हो गया। तो आप दिमाग में बैठा लें कि बाबू ने क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलन में जो बड़ा आयन होगा, जो बड़ा आयन होगा वो निविड़ संकुलन में भाग लेगा। जो बड़ा आयन होगा कहाँ भाग लेगा, निविड़ संकुलन में। और जो छोटा आयन होगा वो रिक्तिया में भाग लेगा। जो छोटा आयन होगा वो रिक्तिया में भाग लेगा। दिमाग बैठा। आयनिक सॉलिड में है दो चीज होता है, एक होता है एनायन और एक होता है कैटायन। दो ही चीज होगा बाबू। तो दो चीज होता है तो आप समझ लेना है कि दो चीज होगा। ठीक है, दो चीज है, एक धनायन और एक ऋणायन। हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एनायन और कैटायन। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये जो कौन निविड़ संकुलन में होगा कौन रिक्तिया में होगा, ध्यान रहे कि जो निविड़ संकुलन होता है ऐसे क्लोज पैकिंग होता है सॉलिड में, और बीच बीच में खाली स्थान होता है। तो जो छोटा आयन होगा, दिमाग बैठा लें, जो छोटा आयन होगा वो रिक्तिया में भाग लेगा। जो छोटा आयन होगा कहाँ भाग लेगा, रिक्तिया में भाग लेगा। छोटा आयन कहाँ भाग लेगा, रिक्तिया में। और ये जो बड़ा आयन होगा, ये जो बड़ा आयन होगा वो निविड़ संकुलन में भाग लेगा। बड़ा आयन कहाँ भाग लेगा, तो निविड़ संकुलन में। समझ में आया बात को? यानी कि छोटा आयन बाबू, यही छोटा आयन वो ये रिक्तिया खाली स्थान में जाएगा, और ये जो बड़ा आयन होगा ये निविड़ संकुलन में एटम का जगह लेगा। अब ये छोटा बड़ा आयन कौन होता है तो जान जाए, जो बड़ा आयन होगा वो सामान्यतः ऋणायन होगा। सामान्यतः कभी कभी धनायन भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, बड़ा आयन सामान्यतः ऋणायन होता है और छोटा आयन क्या होगा, वो धनायन होगा। सामान्यतः धनायन होगा। कहने का मतलब कि ये अगर आयनिक सॉलिड है तो छोटा जो होगा धनायन होगा और छोटा जो होगा सामान्यतः धनायन होगा। कभी बड़ा भी हो जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो अगर छोटा आयन अगर धनायन होता है, छोटा आयन धनायन होता है तो क्या होगा, छोटा आयन धनायन होगा तो निविड़ संकुलन में भाग लेगा कि सॉरी रिक्तिया में भाग लेगा, और बड़ा आयन ऋणायन होगा तो कहाँ भाग लेगा, निविड़ संकुलन। थोड़ा सा इसको देखा जाए टेबल के रूप में। देखो अब जैसे हम लोग बात कर ले कुछ आयनिक सॉलिड का, यहां बात करें, यहां पे आयनिक कंपाउंड, यौगिक कंपाउंड, यौगिक आयनिक कंपाउंड यौगिक। यहां पे लिखेंगे निविड़ निविड़ संकुलन में आयन, निविड़ संकुलन में आयन। यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे रिक्तिया में आयन। दिमाग बैठाएंगे, दिमाग बैठाएंगे, यहां पे NaCl है, जाहिर सी बात है NaCl है, तो NaCl है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है,
कोई टेंशन NaCl है। तो NaCl में सर ये NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होता है। हमने हाँ यार कोई टेंशन नहीं है सर। तब Cl माइनस है तो सर यहाँ पे क्या होता है कि Cl जो माइनस है वो तो निगेटिव आयन है। हमने हाँ कोई टेंशन नहीं है। तो ये सर निबिड़ से कौन भाग लेगा? हमने यस, यानी ये FCC बनाएगा। कैसा बनाएगा? FCC। और सर ये कहाँ जाएगा? कौन? Na प्लस आयन। तो Na प्लस आयन कहाँ जाएगा? तो Na प्लस आयन कहाँ जाएगा? तो Na प्लस आयन रिक्तियां में जाएगा। एक निबिड़ से भाग लिया तो बकिया कहाँ जाएगा? रिक्तियां में। रिक्तियां में जाएगा सर। रिक्तियां में जाएगा। कौन सा रिक्तिया? रिक्तिया तो सर दो तरह का होता है। हमले हाँ रिक्तिया तो दो तरह का होता है। तो सर कौन सा रिक्तिया में जाएगा? तो याद रखना होगा NaCl में Cl जो होगा निबिड़ संक्रमण में भाग लेगा और Na जो होगा अष्टफलकीय रिक्तिया में जाएगा। अष्टफलकीय रिक्तिया में जाएगा। किस रिक्तिया में जाएगा? तो अष्टफलकीय रिक्तिया में जाएगा। किस रिक्तिया में जाएगा बाबू? अष्टफलकीय रिक्तिया में जाएगा। तो ऐसा बात करते हैं हम लोग। सर FCC का मतलब क्या होता है? FCC बोले तो ऐसे ठीक है, ऐसे FCC बोले तो Cl माइनस आयन जो होगा, बाबू Cl माइनस आयन जो होगा वो Cl माइनस आयन कहाँ होगा? तो Cl माइनस आयन कोने पे होगा। FCC बोले तो फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित घन कोने पे होगा। देखो बाबू, आप बोले तो FCC, तो FCC बोले तो क्या होगा? FCC बोलने का मतलब कि बाबू ये दिमाग में बैठा है कि केवल कॉर्नर पर नहीं होगा, केवल कोने पे नहीं होगा, ये फेस के सेंटर पे भी होगा। ये फेस के सेंटर पे भी होगा और प्रत्येक फेस के सेंटर पर होगा। प्रत्येक फेस के सेंटर पे भी होगा। यानी कोना के साथ साथ कहां होगा? तो प्रत्येक फेस के सेंटर पर होगा। कोना पे होगा, फेस के सेंटर पे भी होगा। और इसका मतलब क्या हो गया? ये FCC हो गया। ये FCC यानी कि Cl माइनस आयन बोलेगा तो कहां कहां होगा? तो बोलेंगे कोने पे होगा, और कोने पे होगा साथ में कहां होगा? तो बाबू कहां होगा? कोने पे होगा साथ में, कोने पर होगा साथ में, प्रत्येक फेस के सेंटर पर होगा। तो इसका मतलब Cl माइनस आयन की संख्या कितना होगा? कोने पे आपको पता है कि उसका योगदान कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो ऐसा कोना कितना जगह है? तो 8 है, यानी 8। और फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है? तो आपको पता है कि फेस पे 1/2 होता है। तो कितना होता है? तो 6 फेस। देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक बाएं एक दाएं, एक आगे एक पीछे, तो 6 फेस होगा। तो इसका मतलब 3 और 8 4, यानी कि इसमें आपको पता हो जाना चाहिए कि टोटल Cl माइनस आयन की संख्या 4 होगा। यानी कि एक यूनिट सेल या एक एकक कोशिका में NaCl के एक यूनिट सेल या एक एकक कोशिका में NaCl के एक यूनिट सेल या एक एकक कोशिका में 4 Cl माइनस आयन होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं Na प्लस आयन का। Na प्लस आयन कहां कहां होगा? तो Na प्लस आयन
अष्टफलक की रिक्तियां यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। अष्टफलक की रिक्तियां कहने का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होता है ये देखा जाए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होता है, दिमाग में बिठाओ, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, ये जो दोनों जो कोर पे यानी कि एज पे जो दोनों कोना पे जो एटम है और बीच में सेंटर पे जो एटम है, इन तीनों के चलते यहाँ पे स्पेस बन जाता है, रिक्तियां बन जाता है, वॉइड बन जाता है। इस वॉइड को आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलोगे, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर पे पाया जाता है, तो ये सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, यानी एज के सेंटर पे। ऐसा ऐसा कितना तो एज है, तो ऐसा ऐसा बाबू 12 तो एज है, ऊपर 4, और यहां पे भी 4, ये बीच वाले साइड में भी 4, और नीचे भी 4। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पे भी होगा, और यानी कि 12 एज के सेंटर पे होगा, और साथ में एक सेंटर पर भी होगा, क्यूब के सेंटर पे भी होगा। यानी कि Na+ आयन कोना के साथ साथ एज सेंटर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी होगा। अब बताइए Na+ आयन की संख्या कितना हो गया। एज पे आपको पता है, एज पर पता है कि 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। कितना एज है, तो 12 एज है, प्लस एक बॉडी के सेंटर पे है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। आपको बता देते हैं कि जो NaCl है, ये NaCl है, ये NaCl में इस एक यूनिट सेल में 4 Na+ आयन है और 4 Cl- आयन है। इसका मतलब इस यूनिट सेल में 4 NaCl है। याद रखेंगे कि एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ NaCl कितना होगा, 4 होगा। तो एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, 4। एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, तो 4। कैसे 4, तो Cl की संख्या कितना होता है, 4, Fc है तो 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, 4 होगा। जितना निबिड संकुलन होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और सभी में क्या है, Na+ आयन है, तो Cl 4 और Na 4, इसीलिए NaCl में टोटल NaCl का एक यूनिट सेल में टोटल 4 NaCl यूनिट होगा। याद रखेंगे बेटा, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा यहां पे बात करें, ये बाबू यहां पे ये Cl- यहां से यहां ये Cl- आयन का रेडियस है। ये वास्तव में कैसा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कैसा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये वाला, और बाबू ये ऐसे है, ये वाला। यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस है आपका एज लेंथ, ए, यानी कि यहां से यहां के बीच की दूरी है, एज लेंथ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर याद रखेंगे बेटा, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर ये यहां का रेडियस
यहाँ का रेडियस, यहाँ का रेडियस, यहाँ का रेडियस, यानी यहाँ पे 4 रेडियस होगा, जिसमें कि एक रेडियस Cl माइनस n का होगा, 2 रेडियस Cl माइनस n का होगा और 2 रेडियस Na प्लस n का होगा। यानी कि A बराबर हो जाएगा 2 रेडियस Cl माइनस n प्लस रेडियस Na प्लस n, यानी कि NaCl के बीच का जो डिस्टेंस होगा RNA प्लस RCl माइनस का बीच का डिस्टेंस A/2 होगा। यानी यहां से थोड़ा सा देख ले, देखो बाबू, अब यानी कि Na प्लस, यहाँ से Na प्लस और Cl के बीच, यहाँ के बीच की दूरी, इतना बीच की दूरी, जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होगा Na प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी A/2। अगर आपको क्वेश्चन में Na और Cl का बीच का दूरी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दिया हुआ है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मिल जाएगा। यानी एज लेंथ आपको पता करना है, एज लेंथ पता करना है तो Na और Cl के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, उसको 2 से, एज लेंथ प्राप्त करने के लिए Na और Cl का बीच का जो डिस्टेंस दिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको तो आप समझ गए होंगे। अगला हम देखिए, अगला कंपाउंड, आप इसे पहले नोट कर लेंगे, देख लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे समझने के लिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं अब हम लोग, अगला हम लोग देखिए, अगला कंपाउंड ZnS। अगला कंपाउंड ZnS देखा जाए तो ZnS में देखते हैं तो S-2 जो होगा वो FCC में जाएगा। F-2 कहाँ जाएगा? FCC में जाएगा। अब S-2 FCC में जब जाएगा तो ठीक है, जाएगा, तो ये निगेटिव आयन तो चला, तो पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा? Zn+2। ये Zn+2 कहाँ जाएगा? तो याद रखें बाबू, एकांतर चतुष्फलक की रिक्तियों में यानी कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। याद रखेंगे, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ZnS वाला, कि कौन सा कंपाउंड में केटायन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। तो आपको याद रखना है ZnS में केटायन ऐसा होता है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। तो आप बताओ कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, अल्टरनेट यानी कि एक तो खाली रहेगा, एक तो भरा हुआ रहेगा। तो आप यहाँ पे देखो कि S-2 FCC में, इसका मतलब 4, अभी तो बताया है कि 4 होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो कितना होगा? 4 होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होगा? 8। लेकिन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है, एकांतर में। इसका मतलब कि अगर S-2 की संख्या अगर 4 है इस यूनिट सेल में, इसमें 4 S-2 बराबर 4 है इसमें। अब देखो S-2 बराबर 4, S-2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, अब बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड में आप ध्यान दें कि टेट्राहेड्रल वॉइड में भी आधे में है। इसका मतलब Zn+2 की संख्या कितना हो गया? 4। यानी इस यूनिट सेल में 4 Zn+2 है और 4 S-2 है। 4 Zn+2 और 4 S-2 है। इसका मतलब 4 कितना है? 4 ZnS। यानी इस यूनिट सेल में
टोटल 4 जेडएनएस यूनिट होगा। आप याद रखेंगे कि इसमें टोटल यूनिट सेल की संख्या कितना होगा, 4 होगा। फिर उसी तरह से एक और आया CaF2, ये इसको फ्लोराइड बोलते हैं, फ्लोराइड। अब ये CaF2 में क्या करना है कि बाबू यहाँ पे जो निबिड संकुलन होगा वो Ca+2 आयन होगा, ये FCC बनाएगा। CF2 कितना हो जाएगा, CF2 क्या होगा, FCC बनाएगा। और तब क्या बचा, F- आयन, और F- आयन जो होगा वो टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड में होगा। ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड का मतलब क्या कि CaF2 जो CCP में है बाबू, तो इसकी संख्या तो 4 होगा, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 8। और सभी में क्या है, सभी में क्या है, F- आयन है, तो F- आयन की संख्या कितना हो जाएगा, 8। टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या 4, चतुष्फलकीय के बॉन्ड की संख्या कितना है, 4 है, सॉरी 8 है, तो F- आयन भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि एक यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में 4 Ca तो होगा लेकिन 8 F- आयन होगा। अब 4 को कॉमन लिख लो तो 4 CaF2, यानी कि आपका इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ CaF2 यूनिट कितना होगा, तो 4। तो बाबू हम समझते होंगे कि इनका स्ट्रक्चर भी आप समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको ध्यान दें, इस वीडियो को आप बार बार देखें, जितनी बार देखेंगे उतनी बार समझ में आएगा, और जो नहीं समझ में आता है उसे आप कमेंट्स करें, हम फिर से उसको अगले लेक्चर में फिर से समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।